हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मैत्री और मैं लेकर आ गई हूं बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन द टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम मस्त और सारी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आपने कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट किए होंगे। सो इस नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम इससे पहले कंबशन पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हमें ये भी पता है कि इस आप कंबशन के कितने टाइप्स कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट कंबशन हो सकता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, इसके अलावा रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन, ये भी कंबशन के टाइप्स हैं। हमें पता चला था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, राइट। हमने फायर ट्रायंगल के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी टॉपिक व्हाट इज फ्यूल, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फायर ट्रायंगल का एक बहुत ही एस्पेक्ट होता है फ्यूल। सो फ्यूल इज एनी सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग द कंबशन एंड इट्स प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। ओके, सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी घर में एलपीजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, सीएनजीज जो हम यूज़ कर रहे हैं, कैरोसिन भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गए, राइट। सो ऐसे सब्सटेंसेस को आप फ्यूल कहते हैं। आपके आसपास अलग अलग वैरायटी के फ्यूल प्रेजेंट हैं, बट हमारे कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को आप फ्यूल नहीं कह सकते, राइट। यानी कि अगर मेरे पास ये एक पेन है, ये प्लास्टिक का है, बट ये फ्यूल नहीं है ना। तो फ्यूल की जनरली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप फ्यूल की कैटेगरी में कब पुट कर सकते हो। सबसे पहले तो वो कंबस्टिबल होने चाहिए, ठीक है। दे शुड बी रेडिली अवेलेबल टू यू, है ना। उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच दे कैन कैच फायर इजीली। ओके, दे शुड बी चीपर, है ना। कुछ चीज़ बहुत महंगी होगी तो हर कैटेगरी का इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो थोड़े चीप होने चाहिए, रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, और क्या कहना चाहिए, इनसे कम स्मोक प्रोड्यूस हो, कम से कम ऐसा स्मोक प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो रहा हो, राइट। सो जनरली जो फ्यूल्स होते हैं वो हर कैटेगरी, हर एस्पेक्ट्स में करेक्टली फिट नहीं होते। ऐसे फ्यूल्स जिनमें ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, प्रॉपरली कंबस्टिबल हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर है, हायर फ्यूल एफिशिएंसी है, चीप है, रेडिली अवेलेबल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, और बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ यू कैन से डर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के फ्यूल को आप आइडियल फ्यूल कहते हो। तो आइडियल फ्यूल जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ही ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सीएनजी की मैं बात करती हूँ, सीएनजी क्लीनेस्ट फ्यूल है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हार्मफुल रेसिड्यू so that the pollution can be increased. It can be easily transported. It's now readily available in so many states of our country also. Domestic fuel की तरह भी यूज़ हो रहा है और हम उसको ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली अभी तक हमारे पास पूरी तरह हर कैटेगरी को फुलफिल करने वाला फ्यूल अवेलेबल नहीं है। सीएनजी ऑलमोस्ट आइडियल फ्यूल है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट तो वो रिलीज करता ही है, राइट। सो इसलिए सीएनजी क्लीनेस्ट है, राइट, बट यू कैन नॉट से दैट दे आर आइडियल फ्यूल, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फ्यूल ऑन द रिजल्ट ऑफ बर्निंग कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल, दैट इज इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। सो जिस भी फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो हम बात करेंगे अब अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी। सो फ्यूल एफिशिएंसी को आप पर्टिकुलरली कैलोरीफिक वैल्यू से समझ सकते हो। एनी सब्सटेंस लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने से द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू,
है ना। और किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बताती है, राइट। हर फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी सब्सटेंसेस जो कि आपके आसपास हैं उनके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि दे आर हाईली लाइक फ्लेमेबल, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। तो सभी सब्सटेंसेस को आप फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं कह सकते, राइट। उसी तरह से हर सब्सटेंस की फ्यूल एफिशिएंसी भी अलग अलग है। कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन बर्निंग, कुछ बहुत कम अमाउंट। तो जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उनको हम गुड फ्यूल कंसिडर कर सकते हैं, राइट। आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ नोट डाउन द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, इट्स किलो जूल पर केजी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? When we are talking about the calorific value, the formula to calculate its calorific value is equals to amount of heat produced amount of fuel burnt। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको पूछ लेती हूँ। सपोज किसी सब्सटेंस को बर्न करके आपको मिला 18,000 किलो जूल ऑफ हीट, और उसका अमाउंट जो आपने बर्न किया था दैट वाज 9 kg। सो व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू? So 9 1 are 9, 9 2s are 18, and this is 2000 kilojoule per kg. This is the calorific value of that particular substance that you have burnt, है ना। So calorific value हर substance की अलग अलग होती है। तो यहाँ टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ये टेबल आपकी बुक में भी मिल जाएगा। You can see the calorific value of different types of fuels that you are using in your day-to-day life, or you are observing people using these in their day-to-day life. Like cow dung cake, it has the calorific value ranging from 6,000 to 8,000 kilojoule per kg. Then we talk about wood, it range from 17,000 to 22,000 kilojoule per kg. kilojoule per kg मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, और किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी चीज़ में आपको उसकी एसआई यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपके मार्क्स इधर पे कट सकते हैं, राइट। देन वी हैव कोल। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 25,000 to 33,000, ranging here. Petrol, it's 45,000, kerosene again 45,000, diesel 45,000, methane 5,000, 50,000. Then CNG, it's 50,000, LPG, it's 55,000, biogas 35,000 to 40,000, and hydrogen, it's 1,50,000. सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। मैंने कहा था ना हाइड्रोजन इज अ हाईली एक्सप्लोजिव गैस, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। अब किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करते हैं तो कार्बन रिलीज होता है इन दी एयर, ठीक है। सो दे आर कॉजिंग सर्टन हार्मफुल इफेक्ट्स टू आवर नेचर। जैसा कि हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में भी पढ़ा था कि बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देयर आर मेजर side effects caused to our nature. Okay, that is the point that we are going to discuss here. So when you are burning any sort of fuel, you are adding carbon dioxide in the atmosphere. आप क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो like it is going to form a blanket around earth,
एंड इट्स गोइंग टू ट्रैप द सनलाइट विद इन योर एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में सनलाइट ट्रैप हो गया तो इट कैन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैस रिलीज होती है। ये टॉक्सिक गैस अगर हम इनहेल कर लेते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है आपकी बॉडी में, सो दैट इज अ पॉइजनस एंड डेडली कॉम्बिनेशन, राइट। इट कैन इवन लेड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। ओके अगर किसी बंद कमरे में आग लग जाती है तो हम सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वी आर लाइक वेरी ब्रेथलेस। व्हाई? बिकॉज वी आर लाइक देयर अ लॉट ऑफ carbon monoxide and a person can even die with the suffocation. Then as I told you, it can trap the amount of sunlight within your atmosphere. Atmosphere के अंदर ही sunlight को trap कर सकते हैं, और जब atmosphere के अंदर sunlight trap होगी तो obviously हमारे जो planet है उसका temperature क्या होगा? rise होगा, which is ultimately causing the global warming. Right, and global warming ultimately leads to rising the sea level. पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो ऐसे एरियाज जो कि कोस्टल एरियाज हैं वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। ऐसे कई सारे छोटे छोटे गांव हैं जिनको हम वेकेंट करा रहे हैं, मैंने रिसेंटली सुना था, बिकॉज ऑफ द राइजिंग लेवल ऑफ द सी, है ना, क्योंकि वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को खतरा है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस इवॉल्व होते हैं बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना। अब ये जो गैसेस हैं दे आर गोइंग टू कंबाइन विद द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके साथ ये हार्मफुल गैसेस जो है वो रिएक्ट करेंगी एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस acids like carbonic acid, nitric acid, sulfuric acid, है ना। और ये जो acid है that will precipitate okay in the form of acid rain, and this acid rain is very harmful. acid rains जो रहती है वो आपके historical monument के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। even इसकी वजह से जो soil है उसकी pH लेवल चेंज हो जाएगी, तो आपकी क्रॉप्स के लिए भी ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो ये कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए व्हाई शुड बी यूज CNG एज अ फ्यूल, है ना। आपको एक क्वेश्चन भी है कि CNG और वुड के कंपैरिजन में आप CNG को सपोर्ट क्यों करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि CNG जो है ये क्लीनेस्ट फ्यूल है। इट्स रिलीजिंग अ वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट, इट्स एडिंग वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। वहीं अगर मैं वुड को ऐड कर देती हूँ, वुड को यूज़ कर रही हूँ एज अ फ्यूल, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। सो इसलिए हम CNG के यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि ये एक आइडियल फ्यूल जैसा है और इसकी वजह से कम पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, चीप है, अवेलेबल है, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हाउ टू कंजर्व फ्यूल, हम किस तरह से फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुकिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम गैस को अनअटेंडेड ना छोड़ें, है ना। आपको अभी ये सामान तो अभी मैंने इकट्ठा नहीं किया बट आपका गैस ऑन है, तो खाना बनाने से पहले हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को एक जगह रखना है। जो आपको इस तरह से फ्यूल वेस्ट करते हुए दिखे उसे भी समझाइए दैट इट शुड बी कंजर्व्ड, क्योंकि ईदर इट इज एडिंग पोल्यूटेंट और इट्स गेटिंग यूज्ड अप क्विकली। जल्दी जल्दी यूज होगा तो आपको नया खरीदना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल लॉस है, राइट। देन you should always check pressures of the tires. This is how you can check the fuel of your automobiles. Okay, then आपको ये जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उसमें वॉक कर लेना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय पब्लिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ कीजिए। हाँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज़ गोइंग टू सेव द नेचर एंड द फ्यूल एज वेल। सो आई होप these all things are clear to you. With that point, now we are done with the chapter combustion and flame. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह के कोई भी doubts हैं तो please post कीजिए in the comment section. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to the channel.